नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कर्मणी मौत की दास्तां का पार्ट 9। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की कर्मणी मौत की दास्तां पार्ट 9। दोस्तों, आगे की कहानी इस तरह से है। राहुल को तो पता भी नहीं था कि वह स्मोक गार्ड उसे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन उसे लग रहा था कि यही काले साए हैं उसे अंधेरे की रानी नीलिमा के पास ले जाएंगे, क्योंकि दरवाजे पर आने वाली अनजानी आवाज़ ने कहा था अंधेरे की रानी ही अंधेरे का स्रोत है, कहीं ना कहीं, या फिर अंधेरे की रानी मलिका से जुड़े होंगे। राहुल उन सारे काले सायों के पीछे पीछे काफी देर तक चलता रहा। काफी देर तक उन काले सायों से छिपकर वह उनका पीछा करता रहा। आखिरकार वह सभी काले साए एक काले महल के सामने जाकर रुके। उसके बाद लगभग 4-5 स्मोक गार्ड राहुल की तरफ आने लगे। राहुल पेड़ के पीछे चुपचाप खड़ा था। उन स्मोक गार्ड्स को पास आता देख वह पेड़ की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। तभी उसके सामने 2 काले साए आकर खड़े हो गए। स्मोक गार्ड्स को सामने देख राहुल पीछे की तरफ भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पीछे एक और स्मोक गार्ड खड़ा था। राहुल भागने के लिए उनके बीच से ही दौड़ना चाहा, पर स्मोक गार्ड ने अपनी गैस फॉर्म में आकर उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे उड़ा करके ले जाने लगे। राहुल काफी डर गया था, लेकिन स्मोक गार्ड उसे महल की ओर ही ले जा रहे थे। ऐसा करते देख राहुल समझ गया, हो न हो यह स्मोक गार्ड को पता चल गया होगा कि मैं यहाँ हूँ और मेरी शिकायत यह है यहाँ के किसी अधिकारी को करने आए होंगे। उन्होंने इन्हें आदेश दिया होगा कि मुझे पकड़कर इस महल में ले जाएं, या फिर हो सकता है कि रानी नीलिमा यहीं इसी महल में हो, या इस महल में रानी नीलिमा के लिए कोई सुराग मिल जाए। राहुल समझ गया था कि वह अपनी मंजिल के करीब आ चुका है। वह महल के दरवाजे के पास पहुंचकर अपने आप स्मोक गार्ड से छूट गया। राहुल उस दरवाजे के सामने खड़ा होकर उस दरवाजे की ओर एक टक देखे ही जा रहा था, मानो उस दरवाजे में से कोई उसे बुला रहा हो। तभी उसने अपनी नजर दरवाजों की तरफ से हटाई। वह अपने पीछे मुड़ गया। तभी वहां पर उनके पीछे कुछ हलचल नजर आई। उसने जब ध्यान से देखा तब पाया कि कुछ स्मोक गार्ड किसी को लेकर आ रहे हैं। राहुल ने सोचा हो सकता है यही रानी नीलिमा हो या फिर उसका कोई आदमी, लेकिन जब स्मोक गार्ड्स राहुल के करीब आए तो बिल्कुल उसी दरवाजे के सामने फिर से टूटने लगे और उनके बीच एक आवाज आई, या खुदा, मैं यहाँ कहाँ फंस गया। यह काले काले परिंदे मुझे यहाँ कहाँ ले आए। राहुल के पीछे के सारे स्मोक गार्ड बिल्कुल बेजान पुतले की तरह खड़े थे, उसी दरवाजे की तरफ देख रहे थे, मानो जैसे दरवाजा ही उन्हें सिग्नल देता हो। जब स्मोक गार्ड के काले धुएं हटे तो एक आदमी वहां से निकला। उसे देखकर राहुल एकदम आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वहां पर जो आदमी था वह बिल्कुल राहुल के जैसा दिख रहा था, सिर्फ उसकी हेयर स्टाइल और कपड़े अलग थे। राहुल बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी वह फिर बोला, अब यह आईना किसने लगाया है यहाँ पर, जो सही से तस्वीर भी नहीं दिखा रहा। मैं कैसे कपड़े पहना हूँ, अरे कैसे कपड़े दिखा रहे हैं, और इसमें मेरी परछाई तो मेरे जैसी हरकत भी नहीं कर रही है। थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला। राहुल पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। वह आदमी जो बिल्कुल राहुल की तरह था, वह बातों को अभी मजाक में ही ले रहा था। उसने कहा, अरे हाय अल्लाह, अब तो आईने भी मुझसे सवाल करने लगे। घर पर अम्मी जान, हॉल में बहन, बाहर कॉलेज में प्रोफेसर, कैफे में वेटर, डिनर पर अब्बू, अभी यहाँ आईना। या खुदा, तूने मुझे यहाँ जिंदगी कैसे बख्शी, तू मुझे अपने पास बुला ले। या अल्लाह, ऐसे कहते हुए वाह, राहुल तो धक्का देता है। राहुल उसका हाथ अपने हाथों पर हटाते हुए कहा, देखो, मैं आईना नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मेरा नाम राहुल है। तुम कौन हो? भाईजान, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो, और तुम भी यहाँ पर हो। तुम भी यहाँ पर फंस गई कैसे? उस आदमी ने कहा। राहुल ने अपने चेहरे पर थोड़ी शिकन लाते हुए कहा, मेरे यहाँ पर आने की बहुत लंबी कहानी है। तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए?
भाईजान, मेरा नाम सलीम है, सलीम अली बलखानी। मैं अब्बू से छिपकर सिगरेट पी रहा था, तभी मेरे सिगरेट के धुएं अपने आप बढ़ने लगे और इकट्ठा होकर मुझे उड़ाकर यहाँ पर ले आए। वैसे आप भी यहाँ मेरी तरफ से ही पहुँचे होंगे, आप इतने चुपचाप क्यों हैं? और यहाँ की मेन स्विच कहाँ है? जरूर किसी ने स्विच ऑफ कर दी है, सलीम ने कहा। राहुल मन ही मन में सोचा, शायद इसने अपने पीछे के इन काले साये को, भीड़ को नहीं देखा है। यह कहते हुए उसने उसका सर पकड़कर काले साये की ओर कर दिया। कांपने लगा। फिर सलीम इतने सारे स्मोक गार्ड्स को एक साथ देख घबरा गया। कर्मणी, रोहिणी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहिणी, कर्मणी, यह कौन है भाईजान? सलीम ने पूछा। यह दोनों ऐसे कहते हुए राहुल रोहिणी की तरफ चल पड़ा। रोहिणी, तुम यहाँ कैसे? ठीक तो हो ना तुम? राहुल ने पूछा और उसके करीब आते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया। रोहिणी ने राहुल से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे एक जोरदार चाटा लगाया। कौन हो तुम और मुझे छुआ कैसे? मुझे रोहिणी क्यों कह रहे हो और मैं यहाँ कैसे आई? रोहिणी ने, तुमने मुझे कर्मणी कही, तुम हारा भाई, इसको रोहिणी कह रही है। तुम दोनों भाई लड़कियों को छेड़ती है, तुम शर्म नहीं आती है? उसने सलीम का कॉलर पकड़कर गलत हिंदी बोलते हुए कहा। देखिए मोहतरमा, आपकी हिंदी बहुत कमजोर है। और भाईजान ने कहा कि आप दोनों का नाम कर्मणी और रोहिणी है, वरना मैं तो, सलीम ने अपने कॉलर को छुड़वाते हुए कहा। अब बहाना बनाती है, चुपचाप हमें रिटर्न करो, कर्मणी ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहा। राहुल बोला, ये क्या हो गया है तुम दोनों को? तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? देखो कर्मणी, और ऐसा कहते हुए गलती से कर्मणी के कंधे पर हाथ रख देता है। कर्मणी जोर से चिल्लाती हुई, हाथ हटा मेरे कंधे से। पहले इस लड़की को रोहिणी 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 टच करती है, अब मुझे भी। राहुल पूरी तरह आश्चर्यचकित हो चुका था। उसने उसी हालत में पूछा, इसका मतलब तुम कर्मणी नहीं हो? ओहो माय गॉड, कर्मन, आई कर्मणी, हु इज मेरी एंजल एंड डिसिस्टेंट करम, कर्मणी शक्ल लड़की ने कहा। तो फिर इसका मतलब तुम भी रोहिणी नहीं हो? राहुल ने रोहिणी की तरफ उंगली करके पूछा। रोहिणी जैसी लड़की ने कहा। हाय रब्बा, यह इंसान, हरे हाँ भाई, मैं बिल्कुल रोहिणी नहीं हूँ, मैं अंजुनी कौर हूँ, राहुल बोला। ओहो, अब सब समझ में आया, यह सब इस जगह की माया है। यह सब तुम सबको मेरा दोस्त समझकर ले आए हैं। ऐसे कैसे ले आए हैं? तो अब वापस भिजवा दो, अंजुनी ने कहा। अब सलीम ने कहा, मोहतरमा, यहाँ पर किसी के भी आने से भाईजान का हाथ नहीं है। हाँ, गलती तुम्हारा है, मैरी ने सलीम से कहा। ओहो मोहतरमा, गलती हमारा नहीं, हमारी होता है, सलीम ने मेरी की हिंदी को सुधारते हुए कहा। ठीक है, तुम्हारी है तो वापस करो हमें, मेरी ने कहा। करो नहीं, भेजो होता है। और खैर, ये सब हमारा नहीं, शैतान का किया हुआ है। तो अब जब तक हम उन्हें हरा नहीं देते, हम वापस नहीं जा सकते, सलीम ने लड़कियों को समझाते हुए कहा। अंजुनी बोली, देखो मजाक बहुत हुआ, अब सीधी तरह हमें वापस अपने घर भेजो, वरना क्या हुआ? अनिका अंदर आने में डर लग रहा है, अब कोई उपाय नहीं है। अनिका एक रहस्य से पर्दा उठाने से पहले सोचना था। वही महल वाली आवाज़ सुनाई दी। अब राहुल ने कहा, देखो हम सब एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और ऐसे झगड़ा करके हम लोग कहीं नहीं जा सकते। इसलिए दोस्तों, अभी झगड़ा छोड़कर हमें इस मुसीबत का सामना करना होगा। ठीक है भाईजान, हम लोग आपके साथ हैं, हम इस मुसीबत में आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, सलीम ने राहुल की बातों में हामी भरते हुए कहा। बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों भाई की मुसीबत तुम्हें ही मुबारक हो। हम सब कुछ नहीं जानते इस सब के बारे में, एक अननोन जगह पर, ऊपर से तुम दोनों अननॉर्मल भाई और तुम्हारी अब नॉर्मल प्रॉब्लम। वी आर नॉट अवेलेबल इट और हेल्प यू, वी आर सॉरी, मेरी ने अपने खराब हिंदी में ही कहा। और ऊपर से तुम दोनों भाई हम सबको परेशान कर रहे हो, अंजुनी ने भी बीच में ही कहा। देखिए मोहतरमा, आप दोनों की बातें गलत हैं। पहला, अंजुनी जी, हम दोनों भाई नहीं हैं
और दूसरा अंजुनी जी, हम दोनों अब नॉर्मल भी नहीं हैं। मेरा नाम सलीम और यह अनिका सॉरी राहुल है और आप ही की तरह हम भी नॉर्मल इंसान हैं। हाँ, यह जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और हाँ, हम दोनों भी यहाँ पहली बार ही आए हैं। हम यहाँ रोज़ रोज़ नहीं आते। सलीम ने बिल्कुल ऐसे जताते हुए कहा जैसे मानो उसे बिल्कुल भी डर न लग रहा हो। तब राहुल महल के दरवाजे की तरफ जाते हुए कहता है कि जैसे भी मेरे साथ चलना है चल सकता है। सलीम भी शायद लड़कियों को दिखाने के लिए कि वो बिल्कुल भी डरता नहीं है, राहुल के साथ कदम मिला लेता है। उन दोनों को आगे जाते देख मैरी झटके से पीछे मुड़ती है और अंजुनी के कानों में कहती है, सिस्टर प्लीज़ लुक यू बैक साइड। अंजुनी ने पीछे मुड़ती है। स्मोक गार्ड्स को देखते हुए दोनों के पसीने छूट जाते हैं। अंजुनी के कानों में फिर से मेरी कहती है, सी सिस्टर, इन स्मोक गार्ड्स के साथ स्टे होने से तो अच्छा है कि उन गधों के साथ ही चलते हैं, कम से कम वो इंसान तो हैं। ऐसा कहते ही मेरी और अंजुनी उल्टे कदम ही राहुल और सलीम के पास आ जाती हैं। क्या हुआ अंजुनी जी, क्या हुआ? मैरी जी, आप लोग तो हमारी मदद भी नहीं करना चाहती थी, तो आप घर क्यों नहीं चला जाता है? सलीम ने मेरी को चिढ़ाते हुए कहा। मेरी ने मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में कहा, हम सब ह्यूमन हैं और मुसीबत के वक्त तो हम ही ना एक दूसरे के काम आएगा। मेरी ने भी फिर से अपनी गलत हिंदी में ही कहा। राहुल ने कहा, देखो मजाक बहुत हुआ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सभी एक सीधी कतार में खड़े होकर महल की तरफ देखने लगे। तब सलीम, अंजुली और मेरी तीनों ने राहुल की ओर देखते हुए पूछा, क्या यह सही होगा? राहुल ने कहा, यह तो मैं नहीं जानता, पर इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय भी नहीं है। और इसके साथ ही चारों ने एक साथ कदम बढ़ाया और महल के अंदर चले गए। चारों कदम रखते ही महल में एक अलग सी ही अंधकार छा गई, इतनी काली और घनी जैसो मानो नकारात्मकता उस महल में ही कैद हो गई हो। अंदर पहुंचते ही अंदर से आवाज़ आई, आपका स्वागत है। अब अंधेरे में कुछ भी दिखना मुश्किल हो रहा था। तभी मेरी ने अपने मोबाइल निकाले और उसकी स्क्रीन लाइट जलाने का प्रयास की, पर वह काम ही नहीं कर रहा था। तब उसने मोबाइल को पटकते हुए कहा, ओह वाई आर दिस नॉट वर्किंग। राहुल बोला, अब फेंक दिया ना मोबाइल, अब जाओ ढूंढो अंधेरे में। अंजुनी ने कहा, क्यों? उसने तुरंत अपने थैले से, शायद जिस पर पहले किसी ने गौर नहीं किया था, एक कैंडल निकाला और उसे जला दिया। सलीम ने कहा, वाह रोहिणी जी, आप अपने साथ और क्या क्या लाई हैं? राहुल ने कहा। सलीम राहुल के चेहरे की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाईजान आप ही ने तो कहा है कि यह रोहिणी है, यह कर्मणी है, फेंकने की भी हद होती है। भाईजान हम सब के एक एक हमशक्ल हैं, आप मेरे हमशक्ल हैं, मान लें कि इन दोनों के भी हैं। ये मैं नहीं मानता, राहुल ने कहा, अभी इन सब बातों के लिए समय नहीं है और आगे बढ़ा। तभी अंजुनी के सर पर पतले पतले धागे जैसा कुछ चिपचिपा सा गिरा। उसने अपने सिर पर हाथ रखकर उसे उतारा और साथ ही साथ महल की छत पर देखा और चिल्ला पड़ी, भागो और पीछे दरवाजे की तरफ भागो। राहुल, मैरी और सलीम भी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े, पर दरवाज़ा ना जाने कब बंद हो चुका था, किसी को पता नहीं। सलीम ने कहा, मोहतरमा लेकिन आप भागी क्यों? अंजुनी ने अपनी उसी घबराहट में कहा। ऊपर तो देखो। तीनों छत की तरफ एक साथ देखी। तीनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। आगे पढ़िए। राहुल, अंजुनी, मेरी और सलीम चारों पहुँचे। सेकंड फ्लोर पर रक्त के तालाब ने तोड़ा उनके हौसले को। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।